हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक बेलन तथा एक शंकु के आधार समान है। मतलब एक बेलन है, शंकु है, आधार समान है। अब देखो, कहा गया कि यदि उसकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। अब एक चीज देखो कि अगर बेलन और शंकु का आधार समान होगा, इसका मतलब दोनों का त्रिज्या भी समान होगा। इसका मतलब जो त्रिज्या बेलन का होगा वही त्रिज्या शंकु के लिए होगा। आगे कहा गया कि उसकी ऊंचाई भी समान है तो आयतन का अनुपात। अब देखो, आयतन का अनुपात कहने का मतलब बेलन का आयतन और बट्टा शंकु का आयतन। अब समझने की कोशिश करो। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां से आप ले लो पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बातें समझ में आ रही है? अब देखो कि हमने R और H को क्यों नहीं चेंज किया, सेम क्यों रखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों की अगर बेस समान है तो इसका मतलब दोनों की त्रिज्या भी समान होगी, और हाइट आपको दिया गया यहां पे ऊंचाई भी समान है, तो हमने दोनों के लिए एक H का यूज किया। अब इसको अगर आप ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच और बट्टा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां गौर से देखो, आप न्यूमरेटर में भी पाई आर स्क्वायर एच, मतलब अंश में भी पाई आर स्क्वायर एच, हर में भी पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना मिल गया आपको? 3/1 कह लो, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 3:1। 3:1 कहां दिखाई दे रहा है? 3:1 हमें विकल्प 4 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 38 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन। अब बस घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? तो LBH होता है। अब घनाभ का आयतन का फॉर्मूला LBH कहां दिखाई दे रहा है? यह हमें विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। 39 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि R त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब कहां पे है? ये हमें 4/3 पाई आर क्यूब विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 40 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा? मतलब हमें क्या दिया गया? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 216 है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 6a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहां से a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 216 अब बट्टा 6, यहां से 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 36। ओके, कितना आ गया? 36। तो अब यहां से a स्क्वायर अगर 36 आ गया तो a कितना होगा? √36। √36 कहने का मतलब ये आपको 6 मिल गया। a हमें कितना मिल गया? 6। या तो आप इसका भुजा कह लो, तो भुजा हमें 6 मिल गया। हमें पूछा क्या गया? घन का आयतन। अब आपको फॉर्मूला पता होगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब। भुजा कितना आपने फाइंड किया? 6, तो 6 का क्यूब कर लो। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 × 6 × 6, 6 × 36, 6 के 216। यहां से आपको आ गया 216, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब कर लो। अब 216 सेंटीमीटर क्यूब कहां दिखाई दे रहा है? विकल्प डी में। इसका मतलब 41 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उसके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? मान लेते हैं यहां पे ये फर्स्ट बेलन रहा, ये सेकंड बेलन रहा, पहला बेलन और दूसरा बेलन। क्या कहा गया कि त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। मान लेते हैं इसके त्रिज्या को r, ये r मानेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये इसको x मान लो या 1r मान लो, ये r के इक्वल हो जाएगा। और इसके त्रिज्या को आप r मान लो, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2r के इक्वल हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब ऊंचाई का अनुपात भी दिया गया, इसके ऊंचाई को आप h मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5h के बराबर हो जाएगा। और इसको भी हम लोग h मान लेंगे, इस रेशियो को, तो यहां से कितना आ जाएगा? इसकी ऊंचाई को कैपिटल H मान लो, और ये आपको आ जाएगा 3h। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया? क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उनके आयतन का अनुपात। इसका मतलब
पहली बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन आयतन और बट्टा दूसरे बेलन का आयतन। ओके, अब देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो आर के जगह पे आपको स्मॉल आर यूज करना है और एच के जगह पे आपको 5h यूज करना है। यहां से कितना आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब आर स्क्वायर ही रहेगा और एच के जगह पे कितना आ जाएगा, 5h आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से पाई, अब आर के जगह पे आपको कैपिटल आर का स्क्वायर ले लेना है और यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको कैपिटल आर का स्क्वायर आ गया। अब यहां पे एक चीज करो, अभी हम वैल्यू तो पुट नहीं कर रहे हैं, तो एच को आप बस एच ही रहने दो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करते हैं। ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। बातें समझ में आ रही है। अब देखो यहां से पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो। अब आर स्क्वायर, अब देखो कि स्मॉल आर किसके इक्वल है, स्मॉल आर आर के इक्वल है, तो इसको आर स्क्वायर को आप आर स्क्वायर ही रहने दो। और स्मॉल एच किसके इक्वल है, ये 5h के इक्वल है, यहां से 5h दे दो h के प्लेस पे। इसके बाद आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है, तो 2r है, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो 2r का होल स्क्वायर और इनटू कैपिटल H किसके इक्वल है, 3h के इक्वल है, तो यहां पे आप 3h पुट कर लो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे 3h है, तो इसको भी आप स्मॉल h कर लो, क्योंकि हमने रेशियो को क्या किया था, तो रेशियो को हमने माना था स्मॉल h, इसीलिए ये कितना आ जाएगा, यहां पे ये भी 3h रहेगा। बातें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर और इंटू 5h। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर और इंटू 3h। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, h से h को कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से कितना आ गया आपको, 5:12। और 5:12 कहां दिखाई दे रहा है, ये हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 42 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। इसके साथ ही आपका ये शिट कंप्लीट हो गया। अब देखो यहां पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, इट मींस सांख्यिकी। अब सांख्यिकी, यहां पे देखो पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। अब इस चैप्टर में आपको मीन से, मीडियन से और मोड से क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो ये पहला क्वेश्चन किसका है, माध्य का है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। अब एक बात बताओ कि पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं। आपको पता है कि 0 से आगे की ओर बढ़ने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 500 इनफाइनाइट तक, अनगिनत। यहां से देखो पहले आप प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं ले लो। प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या सब हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। अब देखो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका माध्य क्या होगा। अब इसके माध्य का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब प्रेक्षणों का योग अब बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। यहां से हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो प्रेक्षणों का योग अगर करेंगे, आप सबका योग कर लो, इसमें 0 + 1 + 2 + 3 और +4। अब प्रेक्षणों की संख्या गिनो, ऑब्जर्वेशन टोटल है कितना, तो 1 2 3 4 5, यहां से कितना आ गया, 5 आ गया। सबको ऐड कर लो, 4 3 7 2 9 1 10 और 10 + 0 10 और 10/5 कहने का मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कितना आ गया आपको, ये आपको 2 आ गया। इसका मतलब माध्य पूछा गया था कितना हो गया, तब प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब विकल्प 2 सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां आपसे पूछा गया कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब पहले यह पता होना चाहिए कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब यह हो जाएगा 1, 2 और 3, ये 3 लगातार प्राकृतिक संख्या हो गई। और आपसे पूछा गया माध्य क्या होगा, और माध्य का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब प्रेक्षणों का योग अब बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग कितना होगा, 1 + 2 + 3, और टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3, यहां पे 3 है। इसका मतलब 3 2 5 1 6, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहां से कितना आ गया आपको, 2 के बराबर आ गया। 2 कहां दिया गया, विकल्प 2 में। इसका मतलब 2 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। अब संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग त्वरण कहते हैं, या पढ़ चुके होंगे बुक में। तो यहां से क्या कहलाता है? ये त्वरण कहलाता है, और त्वरण हमें विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 3 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब आपको पता होगा कि वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे पता करते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट कहने का मतलब ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट कहने का मतलब निचली सीमा, और बट्टा 2। तो यहां पे देखो कि हमें क्या फाइंड करना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा अब बाय 2। ऊपरी सीमा कितना है? 20 है। निम्न सीमा क्या है? 10 है। 20 प्लस 10 बट्टा 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, इट मीन 20 प्लस 10 मतलब 30 बट्टा 2। तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30, कितना आ गया? 15 आ गया। तो 15 कैसे फाइंड, कहां दिया गया? हमें विकल्प 2 में। इसका मतलब 4 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। आज के बाद याद रखना कि कभी अगर आपसे वर्ग चिन्ह पूछ लिया जाए, जैसे कि हमें वर्ग चिन्ह का यूज करना होता है जब हम माध्य फाइंड करते हैं, तब ऐसे कंडीशन में जब हमें टेबुलर डेटा दे दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 ये कहलाता है अपर लिमिट। ये क्या कहलाता है? अपर लिमिट। इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट, इसको आप एल कर लो, और लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका होगी। अब देखो माध्यिका कैसे पता करते हैं। जब आपको अनग्रुप्ड डेटा दे दिया गया हो तो हम लोग पहले डेटा को क्या करते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, फिर उसका बीच वाला माध्यिका कहलाता है। एक तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पहले हम लोग डेटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बोलोगे सर असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा? तो आरोही और अवरोही क्रम। आप लोग जान रहे होंगे कि बढ़ते हुए क्रम को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं, और घटते हुए क्रम को हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं। तो अवरोही और आरोही समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं? पहले तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? हम लोग n चेक कर लेंगे। अब n कहने का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n कितना है? n अगर विषम होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2, 2वां टर्म ये हो जाएगा। अगर n सम होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 टर्म और n/2 टर्म का माध्य, वो माध्यिका बन जाता है। ओके, अब यहां पे समझो पहले जो डेटा हमें दिया गया है क्या है? माध्यिका होगा। अब माध्यिका के लिए हमने क्या प्रोसेस बताया है कि पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, मतलब आरोही या अवरोही क्रम। क्या आ जाएगा? पहले 0 आ जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा, इसके बाद 5 के बाद 6 आ जाएगा, इसके बाद 7 और इसके बाद 9। ये क्या आ गया? ये माध्यिका हो गया। और ये आप इसमें माध्यिका आपसे पूछा गया तो हमने पहले आरोही क्रम में लिख दिया। अब आपको क्या करना है? अब चेक कर लो कि ये है कितना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है, मतलब n बराबर कितना आ गया? 7। और 7 क्या है? सम है या विषम है? अब बोलोगे सर विषम है। अगर विषम है तो फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का? तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 टर्म। अब आपको इतना पता होगा कि n प्लस 1/2 कह लो या n प्लस 1/2वां टर्म कहते हैं इसको हिंदी में, 2वां पद। यहां से देखो कि ये कितना आ जाएगा? तो 7। हमें क्या पता करना है? माध्यिका। अब माध्यिका का फॉर्मूला आपको पता है कि n प्लस 1/2, इसका मतलब 7 प्लस 1/2, 2वां टर्म या 2वां पद, ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, वां पद। अब यहां पे देखो कि 7 प्लस 1 8, 8/2 मतलब 4, तो चौथा पद। अब चौथा पद जो है वो क्या हो जाएगा? अब चौथा पद देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कितना है? 5 है। इसका मतलब आपका माध्यिका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 कहां दिया गया? ये हमें कहीं नहीं दिया गया है। इसका मतलब 5 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। अब यहां पे बहुलक का मतलब समझो। बहुलक का मतलब हो गया कि जैसे आपको बहुत सारे प्रक्षण दे दिए गए हैं, कैसे बहुलक पता करेंगे? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, इसका मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही कहलाता है बहुलक। सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही होगा बहुलक। यहां पे चेक करो।
अगर हम चेक करते हैं तो 7 कितना बार दिखाई दे रहा है? 7 हमें 1 बार, 2 बार और 3 बार दिखाई दे रहा है। और दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 6 कितना बार है? 1 ही बार है। 9 कितना बार है? 1 ही बार है। 3 कितना बार है? 1 ही बार है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार यहां कौन दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बहुलक 7 हो जाएगा और विकल्प 3 सही उत्तर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि 3 5 2 5 7 5 8 का बहुलक होगा। कुछ नहीं करना है, यह आपका 7 मत समझना, यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, अब यहां पे देखो, अब बहुलक की बातें हो रही है। कॉन्सेप्ट क्या बताए? जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो। कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है? चेक कर लेते हैं। 5 हमें 1 बार, 2 बार और 3 बार दिखाई 3 बार और 4 बार। 5 हमें कितना बार दिखाई पड़ रहा है? 4 बार। सबसे ज्यादा बार हमें 5 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और दूसरे को भी चेक कर लो। 7 1 बार, 8 1 बार है, 2 1 बार है और 3 भी 1 बार है। इसका मतलब आपका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। अब बहुलक यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ये बहुलक क्या होता है? अभी हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अधिकतम बारंबारता मान ही, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका हो वही बहुलक होता है। तो यहां पे कहां दिया गया अधिकतम बारंबारता मान? ये हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है, मतलब 8 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 130313 का बहुलक होगा। हमने साधारण शब्दों में आपको बताया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही बहुलक। यहां पे देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? चेक करके देख लेते हैं। 1 2 बार आया है, 3 3 बार आया है। 3 कितना बार आया है? 3 बार। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार 3 आया है। बहुलक क्या होगा? 3 होगा। 3 कहां दिखाई दिया? विकल्प 4 में, मतलब 9 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका है। यह आपका क्वेश्चन नंबर है। अब हमें क्या पूछ लिया गया? माध्यिका। हमने माध्यिका बनाने का तरीका आपको बता रखा है पहले ही। कैसे? बस जो डेटा आपको दिया गया पहले आपको उसको अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में। हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम में सजा लेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा और लास्ट में 7 आएगा। आरोही क्रम में आ गया। अब डायरेक्ट अगर देखो चेक करके कितना है? 7। 7 सम है या विषम है? 7 विषम है। इसका मतलब सबसे बीच वाला जो होगा वही माध्यिका हो जाएगा। यहां पे 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, माध्यिका हमारा 4 आ गया। माध्यिका हमारा कितना हो गया? 4। अब बाई प्रोसेस अगर बनाना चाहते थे तो देखो यहां पे n कितना है? 7 है। इसका मतलब n यहां पे हमें 7 मिल गया। और 7 सम है या विषम है? अब बोलोगे सर विषम है। अगर विषम है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यिका का फॉर्मूला आपको पता है। माध्यिका, अब इसका फॉर्मूला पता है आपको, n + 1/2वां पद, 2वां पद। अब यहां पे देखो गौर से कि n के प्लेस पे कितना आ जाएगा? n 7 है तो 7 + 1/2वां पद, 7 + 1/2वां पद। इसका मतलब अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा? ये 7 + 1 8, 8/2 मतलब चौथा पद, चौथा पद। अब यहां पे देखो कि चौथा पद क्या है? 1 2 3 4, तो भी देखो कितना आ गया? 4 आ गया आपका आंसर। बातें समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा? हमने आपको माध्य का फॉर्मूला बता रखा है। क्या? तो प्रेक्षणों का सम अब बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, वही होता है माध्य। अब देखो प्रेक्षण क्या सब दिया गया? माध्य का फॉर्मूला। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो भी आपको प्रेक्षण दिए गए हैं सबको आप जोड़ लो। तो ये हमें आ गया x जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। अब बट्टा टोटल है कितना? 1 2 3 4, ये 4 है। और माध्य कितना दिया गया? तो माध्य के जगह पे हमें 4 दिया गया। अब देखो माध्य के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं और 4 बराबर हो जाएगा किसके? 5 4 9 3 12, मतलब x + 12 के, और बट्टा 4 के। अब इसको आप इस तरफ लेके आ जाओ। 4 को 4 से गुना करेंगे 16 और 16 बराबर हो जाएगा किसके? तो x + 12 के।
तो यहां से अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो यह आ जाएगा 16 माइनस 12। 16 माइनस 12 का मतलब 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। 4 कहां दिखाई दे रहा है? तो विकल्प 1 में, मतलब 11 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। अब परिसर कैसे पता करते हैं? परिसर को हम लोग इंग्लिश में रेंज कहते हैं। रेंज कैसे पता करते हैं? तो मैक्सिमम लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही रेंज कहलाता है। मैक्सिमम कहने का मतलब क्या? सबसे ज्यादा संख्या। मिनिमम कहने का मतलब क्या? सबसे छोटी संख्या। मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का जो अंतर होगा वही परिसर कहलाएगा, या इंग्लिश में उसे रेंज कहा जाता है। कैसे पता करेंगे? अब देखो कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है। अब बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या तो 30 है। सबसे छोटी संख्या कितनी है? अब बोलोगे सर सबसे छोटी संख्या तो 9 दिखाई दे रहा है। अब इसका अंतर पता कर लो। तो परिसर बराबर कितना हो जाएगा? परिसर बराबर हो जाएगा, इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। और मैक्सिमम यहां पे नंबर कितने हैं? 30 हैं। मिनिमम नंबर कितने हैं? 9 है। और 30 माइनस 9 करेंगे तो 21 आ जाएगा। मतलब आपका परिसर 21 आ गया। किस विकल्प में दिख रहा है 21? हमें विकल्प 4 में दिख रहा है। मतलब 12 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 में है x। इसको पहले ऐसे कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या हुआ? x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य है। मतलब माध्य पूछा गया। क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब प्रेक्षणों का योग अब बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। अब यहां पे देखो माध्य हमें फाइंड करना है। माध्य, अब यहां पे देखो कि क्या सब दिया गया। एक x दिया गया, इसके बाद x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12। अब बट्टा टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सबको जोड़ लो। 1, 2, 3, 4, 5 तो 5x जोड़ 3, 6, 3, 9, 9, 9, 18 और 18 और 12 कितना हो जाएगा? तो 18 और 12 30 हो जाएगा। यहां पे 30 आ गया और बट्टे कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो दोनों के पास 5 है। अब 5 को कॉमन ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 30। 5 अगर हमने कॉमन लिया 5 6 के 30। अब यहां पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। और बट्टा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से 5 को आप कैंसिल कर लो तो यहां से कितना मिल गया आपको? x प्लस 6 मिल गया। और x प्लस 6 कहां दिखाई दे रहा है? हमें विकल्प 1 में दिख रहा है। मतलब 13 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है। अब क्या कहा गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5 होगी। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या पूछ लिया गया? माध्य पूछा गया। माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? टोटल संख्या 5 है। 5 से भाग कर लो, ऐड कर लो। 2 1 3 3 6 4 10 5 15। 15 बट्टा 5। 5 कम 5, 5 तिया 15। तो यहां से कितना मिल गया आपको? 3 मिल गया। 3 कहां दिखाई दे रहा है? हमें विकल्प 2 में दिख रहा है। मतलब 14 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी था। अब हम लोग क्या करते हैं? माध्य पता कर लेते हैं डायरेक्ट। हमने आपको बार बार फॉर्मूला बता रखा है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग अब बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग पता कर लो। 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। अब बट्टा कितना हो गया? 1 2 3 4 5। यहां से 5 आ गया। और माध्य कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा 8 6 14, 14 9 23, 23 और 13,
23 10 33 और 3 36, ये कितना आ जाएगा 36 प्लस x और बट्टा 5 आ जाएगा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 से गुना करेंगे 50 आ जाएगा, प्लस में इस तरफ है माइनस करेंगे -36 हो जाएगा और ये x के बराबर हो जाएगा, मतलब x हमें मिल गया 14 के बराबर, क्योंकि 50 में से 36 करेंगे 14 आएगा। 14 कहां दिखाई दे रहा है, हमें विकल्प 3 में दिख रहा है, मतलब 15 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। बहुलक में हम आपको बताए हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही बहुलक कहलाएगा। अब यहां पे देख लो कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब चेक करना होगा आपको 3 कितना बार दिखाई दे रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। सबसे ज्यादा टाइम्स सबसे ज्यादा बार 3 आया हुआ है, इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। किसी और को आप चेक कर लो तो 3 के जितना बार कोई नहीं आया हुआ है, इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर होगा। हम आपको परिसर के बारे में बता चुके हैं क्या होता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है, यहां देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होगा वही परिसर कहलाएगा। तो परिसर बराबर परिसर इट मींस रेंज। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बोलोगे सर यहां सबसे बड़ी संख्या तो 20 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहां हमें 2 दिखाई पड़ती है, इसका मतलब 20 माइनस 2 कर लो, और 20 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, इसका मतलब परिसर 18 हो गया। कहां दिखाई दे रहा है, तो विकल्प 3 में, इसका मतलब 17 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया, यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। आप नंबर से डेटा को क्या है कि 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक है। बहुलक का मतलब बता चुके हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक। देखो कितना सबसे ज्यादा बार कौन आया है। अब बोलोगे 11 एक बार 2 बार 3 बार और 4 बार। 11 सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, और एक बार चेक कर लेते हैं 10 कितना बार है 2 ही बार है, 5 कितना बार है 1 ही बार है, 9 कितना बार है 2 ही बार है। मतलब सबसे ज्यादा टाइम्स कौन आया हुआ है 11 आया हुआ है, मतलब बहुलक 11 होगा। 11 कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें विकल्प 3 में दिख रहा है, इसका मतलब 18 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच मूल संबंध है। अब आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। अब 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 19 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। यही संबंध होता है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। अब किससे जो है वो माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, तो बारंबारता वक्र से। हम लोग कैसे किससे पता कर सकते हैं, तो बारंबारता वक्र से। अब देखो कि बारंबारता वक्र आपको कहां दिखाई दे रहा है, सॉरी यहां पे गलती हो गई हमसे। यहां पे हमें क्या करना है, हमें पूछा गया कि माध्यिका आलेखीय ढंग से, हम लोग किसके से त्वरण से पता करते हैं ना। यहां पे कहां दिया गया, तो त्वरण हमको दिया गया विकल्प 3 में, इसका मतलब 20 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब देखो हम लोग माध्यिका भी आलेख के थ्रू बना सकते हैं, बहुलक भी आ जाएगा, लेकिन माध्य को कभी हम लोग आलेख के थ्रू नहीं बना सकते। करेक्ट आंसर क्या होगा, माध्य हो जाएगा। इसका मतलब 21 का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि संख्याओं 1 2 3 n का माध्य है। हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n + 1/2 होता है। n + 1/2 कहां दिया गया, यह हमें दिया गया है यहां पे विकल्प 3 में, इसका मतलब 22 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से
किससे निर्धारित किया जा सकता है? अब किससे निर्धारित किया जा सकता है? तो पहला आपको दिया गया है यहां पे बारंबारता चक्र, दूसरा त्वरण, और तीसरा बारंबारता बहुभुज, और चौथा आयत चित्र। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या पूछा गया, तो बहुलक आलेख द्वारा, तो ये हम लोग आयत चित्र द्वारा, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, तो विकल्प 4 हो जाएगा। इसका मतलब 23 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 4 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने का पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। हमने आपको पढ़ाया है कि जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं क्या करते हैं, चर को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, तब बीच वाला मान निकालते हैं। इसका मतलब क्या निकल जाता है, माध्यिका निकल जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, यहां पे देखो कि 3 जो है वह आपको 2 बार दिखाई पड़ रहा है। 3 कितना बार दिखाई पड़ रहा है, तो 2 बार। तो इसका और देखो कि 2 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 7 भी और 6 भी एक ही बार है। इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 25 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे पता करते हो, हम आपको बता चुके हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ही वर्ग चिन्ह होता है। इसका मतलब अपर लिमिट कितना है, तो बी है, लोअर लिमिट कितना है, ए है, तो बी प्लस ए बाय 2 होना चाहिए। या इसको आप ए प्लस बी बाय 2 भी कह सकते हो, ये आपको ए प्लस बी बाय 2 भी कह सकते हैं। कहां पे दिखाई दे रहा है, यह हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 26 का सही उत्तर विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। 26 का सही उत्तर विकल्प 1 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। यहां पे चेक कर लो किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। यहां पे अगर हम चेक करें तो हमें 4 3 बार दिखाई पड़ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब 6 कितना बार है, 2 ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है। तो अब इसका मतलब सबसे ज्यादा बार 4 है, तो आपका बहुलक 4 हो जाएगा। 27 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब अब देखो माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। यहां पे क्या दिया गया, मानक विचलन, ये नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि 6 4 3 6 4 3 6 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, समझो पहले क्वेश्चन को। अब कहा गया कि बहुलक हो सकता है। अब बहुलक क्या हो सकता है, हमने क्या बता रखा है बहुलक के बारे में, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही बहुलक कहलाएगा। अब यहां पे देखो गौर से कि 6 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 6 कितना बार आया है, 3 बार आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे लिख लो 6 3 बार। इसके बाद 4 कितना बार आया है, तो 4 भी आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 4 भी आ गया कितना बार, 3 बार। अब एक चीज गौर से देखो, अब हम x का वैल्यू जो रखेंगे, या तो 6 रखें या 4 रखें, जो रखेंगे उसकी संख्या ज्यादा हो गई, मतलब उसके आने की मतलब उसके आना वो सबसे ज्यादा बार आ जाएगा। क्योंकि देखो कि अगर हम यहां पे 6 रखेंगे तो 6 4 बार हो जाएगा, या हम x के जगह पे 4 रखते हैं तो 4 4 बार हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुलक हो सकता है। तो बहुलक क्या हो सकता है, तो 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है क्यों हो सकता है। तो 6 और 4 कहां दिया गया, ये हमें दिया गया 6 और 4 दोनों विकल्प 2 में। इसका मतलब 29 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। अब पहले प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या। अब एक चीज बताओ कि कहां से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, बोलोगे सर 1 से, लेकिन 1 को लेना नहीं है, विषम है, सम से लेना है। तो ले लो, कितना आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। कितना आ गया,
तो ये आपको आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या पूछ लिया गया, हमें पूछा गया कि माध्य क्या होगा। अब माध्य निकाल लो। माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग कितना होगा, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 और बट्टा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल कितना है 10 है तो 10। अब इस सबको ऐड कर लो, 6 4 10, 8 2 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 आ गया। और 12 और 18 को जोड़ेंगे तो ये भी 30 आ जाएगा। तो 30 और 30 कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। और इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 60 30 90, 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110। यहां से आपको आ जाएगा 110 और बट्टे 10, 10 से 10 को आप काट दो, कितना आ गया, 11 आ गया। तो इसका मतलब माध्य कितना आ गया, 11। कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें दिखाई दे रहा है विकल्प 3 में। इसका मतलब 30 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, अपवर्जी में होना चाहिए, क्योंकि समावेशिक में नहीं बनाया जा सकता, ये अपवर्जी में होना चाहिए। तो ये किसमें दिया गया, तो विकल्प 2 में। इसका मतलब 31 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब देखो, अपवर्जी और समावेशिक समझते हो कि नहीं। जब हम वर्ग अंतराल की बात करते हैं, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से खत्म हो अगला फिर से दोबारा वहीं से स्टार्ट होता है, वो आ जाता है अपवर्जी में। समावेशी का मतलब ये होता है कि एक जैसे 2 to 5 है, इसके बाद नीचे वाला 6 to 8 होगा, फिर ऐसे वाला 9 to, ऐसे अगर बढ़ करके आए तो वो समावेशिक कहलाता है। बातें समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। अब हमने आपको बताया था इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। अब एक चीज देखो कि बहुलक कितना दिया गया है, तो बहुलक हमें z दिया गया, तो इसकी जगह पे आप z लिख सकते हो 3 गुने। माध्यिका कितना है, तो माध्यिका y दिया गया है माइनस 2 गुने, और माध्य कितना आ जाएगा, तो माध्य आपको आ जाएगा x है तो x आ जाएगा, यहां पे इसको आप x ले लो। अब एक चीज गौर से देखो कि हमने x ले लिया तो हमें क्या आ गया, तो हमें आ गया z बराबर 3y माइनस 2x। अब 3y माइनस 2x आ गया, लेकिन मामला अभी तो है नहीं, कहीं पे हमको दिख ही नहीं रहा है z बराबर 3y माइनस 2x। हमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शन को भी जरा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अब किसको हम सॉल्व करके ला सकते हैं, यहां पे देखो 3z आ जाएगा, हमें 3z कभी नहीं आना चाहिए, 3y आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। चलो हम इसको चेक करके देखते हैं एक बार, क्योंकि यहां पे हमें 3x और माइनस 2x आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम विकल्प बी को एक बार चेक करते हैं। अब देखो कि विकल्प बी को अगर आप चेक करोगे तो आपको दिया गया x माइनस जेड बराबर 3 गुने x माइनस वाई। इसमें आप कितना लिख सकते हो, x माइनस जेड बराबर 3 को x से गुना करेंगे 3x और माइनस 3y। अब अगर इसको हम एक तरफ करेंगे, ये उस तरफ कर लो z को, यहां से z बराबर हो जाएगा x है, और इस तरफ आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस 2x, और इस तरफ आएगा तो प्लस 3y। या इसको आप क्या लिख सकते हो, z बराबर 3y और माइनस 2x। अब देखो कि ये z बराबर 3y माइनस 2x और यहां पे भी z बराबर 3y माइनस 2x मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 32 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। और अब किसी को चेक करोगे तो ये इसके बराबर होता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए आंकड़ों 105 का माध्य है। माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट्टा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब प्रेक्षणों का योग बच्चा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां पे माध्य, अब प्रेक्षणों का योग कर लो, कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 5। संख्या कितनी है, 3 है, यहां से आपको आ जाएगा 5 1 6, 6 बट्टा 3 कहने का मतलब 3 कम 3 3 दूना 6, माध्य 2 के बराबर आ गया। कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें विकल्प 2 में दिख रहा है, मतलब 33 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि वर्ग 20 से 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आपको पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 होता है। इसका मतलब
उच्च सीमा मतलब ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को सम करके 2 से भाग करते हैं तो हमें वर्ग चिन्ह पता चल जाता है। तो वर्ग चिन्ह यहां पे कितना आ जाएगा, तो वर्ग चिन्ह इक्वल्स टू आ जाएगा, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपर लिमिट यहां पे कितना है 35 है, लोअर लिमिट कितना है तो 20 है, और बट्टा कितना आ जाएगा तो 2। अब यहां पे 35 प्लस 20 कितना आ जाएगा 55, और 55 बट्टा 2 ये कितना आ जाएगा 27.5, और 27.5 कहां दिया गया, हमें विकल्प 3 में दिख रहा है, मतलब 34 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 7, 6, 4, 8, 9 की माध्यिका है। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे हम आपको बता चुके हैं कि पहले जो भी प्रेक्षण, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं उसको या आप आरोही या अवरोही क्रम में सजा लो। पहले हम इसको सजा लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, तो पहले आएगा 4, इसके बाद 6, 7, 8 और 9, कितना आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बिल्कुल। अब माध्यिका कैसे पता करते हैं, अब देखो आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के बाद या तो आप डायरेक्ट देख लो कि बीच वाला जो होगा वही माध्यिका होगा, तो बीच वाला कितना है 2 इधर हटाओ 2 इधर हटाओ, बीच वाला 7 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका सही उत्तर 7 हो जाएगा। प्रोसेस क्या है, यहां से आपको n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 1 2 3 4 5, हमें n बराबर 5 क्या आ गया। फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का, अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला के थ्रू होगा इसका माध्यिका बराबर n प्लस 1/2वां पद, 2वां पद। अब यहां पे देखो n की जगह पे 5, तो 5 प्लस 1 कितना आएगा, 5 प्लस 1 बाय 2वां पद, ये कितना आ जाएगा 6/2, मतलब तीसरा पद। अब तीसरा पद क्या है, तो 1 2 3, तीसरा पद 7 है, तो यहां से देखो कि ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो, बाय प्रोसेस भी आगे बढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि वर्ग अंतराल 24 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह अभी हम आपको बताए हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 होता है, मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा भागा 2। यहां से देखो वर्ग चिन्ह बराबर अपर लिमिट 30, लोअर लिमिट 24 बट्टा 2, कितना आ जाएगा 30 और 24 54, 54 बट्टा 2 कहने का मतलब कितना आ जाएगा 27 दूना 54, 27 आ गया। 27 कहां दिखाई दे रहा है विकल्प 2 में, इसका मतलब 36 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। पहले तो आपको प्रथम 5 विषम संख्या पता होना चाहिए। प्रथम 5 विषम संख्या क्या सब हो जाएगा, 1 3 5 7 और 9, ये प्रथम 5 विषम संख्या हो गए। अब कह रहे कि माध्य क्या होगा, अब माध्य निकालो। माध्य का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग कितना है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, जोड़ लो आप इसको, 3 1 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 बट्टा 5 आ गया, 5 कम 5 5 25, यहां से माध्य कितना आ गया 5 आ गया। 5 कहां दिखाई दे रहा है, ये हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है, मतलब 37 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। अब 13 और 19 के बीच का माध्य पूछा गया, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि 13 और 19 के बीच की संख्याएं क्या सब हो जाएंगी, तो बोलोगे सर 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 और 18 होगा। ना तो आप 13 को ले सकते हो, ना ही आप 19 को ले सकते हो, क्योंकि हमें बीच की संख्या कही गई है। तो बीच की संख्या हमने ले लिया। अब हमें क्या पूछा गया, माध्य पूछा गया। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबका सम कर लो, जोड़ेंगे अगर इसको तो 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 और प्लस 18, और बट्टा कितना आ जाएगा, कितना है 1 2 3 4 5, यहां पे 5 आ जाएगा। सबको जोड़ लो,
5 4 9 6 15, 15 और 7 22 और 8 30 का 0, हाथ में 3, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और बट्टा कितना आ जाएगा 5। यहां से इसको अगर भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 5 एकम 5, 3 8 और 5 छके 30, तो आपको 16 आ गया। 16 हमें माध्य मिल गया। कहां दिखाई दे रहा है? विकल्प 2 में। इसका मतलब 38 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा। हमें माध्य दे रखा है और x का मान पूछा गया। अब बस एक ही फॉर्मूला आपको पता है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। सबको जोड़ लो, 3 4 5 17 और x बट्टा कितना है टोटल? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यहां बच्चा 5 कर लो। अब माध्य कितना दिया गया? 6 दिया गया, तो माध्य की जगह पे आप 6 रख लो। जोड़ो सबको, 4 3 7 5 12, 12 और 17 29, यह आ जाएगा आपको 29 प्लस x। अब बट्टा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से गुना करते ही 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपको 29 प्लस x के बराबर। अगर हमें x पता करना है तो कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा 30 माइनस 29, और 30 माइनस 29 कहने का मतलब 1 आ गया। 1 कहां दिखाई दे रहा है? हमें विकल्प 1 में दिख रहा है, मतलब 39 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया कि यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। डायरेक्ट माध्य का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों का संख्या। यहां प्रेक्षण का योग करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 और बट्टा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 बट्टा 5। अब माध्य कितना दिया गया? 7, और ये बराबर हो जाएगा 4 1 5 5 5 10, 10 और 12 22, तो 22 प्लस x के और बट्टा 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 को 5 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, और इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस 22 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा x के। तो x किसके बराबर आ जाएगा? अब देखो, 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आ जाएगा, x 13 के बराबर आ गया। अब x 13 के बराबर कहां दिखाई दे रहा है? हमें विकल्प 3 में दिख रहा है। इसका मतलब 40 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब क्या? जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक कहलाएगा। अब चेक करो कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मतलब साधारण शब्दों में कहे तो कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। अब कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है? अब यहां देखो कि 2 कितना बार है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। 2 तो हमें 3 बार दिखाई पड़ रहा है। और चेक करो 6 कितना बार है? 6 तो 1 ही बार है। 4 1 ही बार है। 5 1 ही बार, 0 1 बार, 3 1 बार। तब इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक सबसे ज्यादा बार यहां पे 2 आया हुआ है। इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको हमने बारी बारी से सॉल्व कर दिया। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।